हम पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइटल जो है वो है जी प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी ENT 503। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कोई कोर्स पढ़ाता हूँ हमेशा, मैं सबसे पहले सर जी आवाज गई। तो सबसे पहले जो है हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें से सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो एक्चुअली चीज क्या है। तो हमने जो है टेक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेक्सोनॉमी क्या है। तो टेक्सोनॉमी सिंपली एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एंड असाइनिंग ईच ऑर्गेनिज्म अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम। हमने क्या करना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर रखना है। एनिमल जितने भी हैं उनको हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर रखना है। वो ग्रुप के अंदर हम क्यों रखते हैं वो आगे चल के हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या रीजन है। अब दूसरा सवाल होता है कि मैंने कहा कि हम उनको डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म। तो ये क्लासिफिकेशन, ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ये कुछ इसमें से आपके पास सवाल है। सवाल क्या आते हैं? हाउ डू बायोलॉजिस्ट यूज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजिस्ट किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज करके तो वो स्टडी ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं, यानी कि पूरे अर्थ के ऊपर एनिमल की डाइवर्सिटी क्या है, प्लांट की डाइवर्सिटी क्या है, एनिमल्स की क्या है, इंसेक्ट्स की क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या डाइवर्सिटी है। ये इसको हम तो स्टडी करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, अब क्लासेस को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। जैसे ये ऐसा एनिमल जिसके जो एनिमल जैसे करैक्टरिस्टिक्स होंगे उसे हम एनिमल वाले ग्रुप में रख देंगे। कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हमने पढ़ा 3 लेग्स वाला, उसको इंसेक्ट वाले ग्रुप में रख देंगे। तो एक लॉजिकल मैनर में, यानी कि ऐसे करैक्टरिस्टिक्स जो समझ आने वाले हों, करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर हम इंसेक्ट को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, जो है टेक्सोनोमिक जो है वो कह रहे हैं कि हाउ डू टेक्सोनोमिक, टेक्सोनोमिस्ट जो टेक्सोनोमी से वर्ड निकला है, जो टेक्सोनोमी है द स्टडी ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितनी हमने क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन करने के जो बंदा करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। और जिस साइंस के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, तो वो साइंस को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। और जो बंदे करते हैं जो, उनको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिस्ट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये कैसे टेक्सोनोमिक में एनिमल को ग्रुपिंग में रखते हैं। तो ग्रुपिंग में रखते हैं हमको ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे। जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए देखिए पिक्चर में ये सारे बर्ड्स हैं, तो इनको एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, बर्ड्स वाले। बर्ड्स वाले क्यों? जिनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी बर्ड्स के अंदर एक जैसी है। जैसे इनके फीदर्स जो हैं, फीदर इन सब के अंदर होते हैं, विंग्स जो हैं इन सब के अंदर होते हैं, तो इसलिए हम इनको रखते हैं। इस तरीके से और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे चल के एक एक करके स्टडी करेंगे। एक रीजन ये है कि हमने उनको कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। दूसरा ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स करने से, ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इस क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या फायदा होता है, या हमारी लाइफ क्या इजियर होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली जो है, जब आप चीजों को क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको उनको हैंडल करना, उनसे उनके साथ वर्क करना इजी हो जाता है। मसलन से फॉर एग्जांपल आप अपने घर के अंदर से फॉर एग्जांपल एक बड़ा सारा ड्रम है, ड्रम के अंदर जो चीज आए फेंकते जाएं फेंकते जाएं फेंकते जाएं। अब आपने चीजों को क्लासिफाई नहीं किया कि खिलौना कौन सा है, पैसे कौन से हैं, पैसों को अलग रखना है, खिलौनों को अलग रखना है, ठीक है, खाने वाली चीजों को अलग रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ मुश्किल बन जाएगी। जब आपको चीजों ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब आपको पैसे चाहिए और पैसे पड़े हैं ड्रम के अंदर, अब उस पूरे ड्रम में से पैसे ढूंढ के निकालने तो मुश्किल हो जाएगा ना। उसके साथ इसी तरीके से आपको खाना चाहिए। खाना जो होता है कि हम, आपको पता है कि फ्रिज के अंदर रखते हैं सेपरेट करके जो खाने वाली चीजें, या किचन के अंदर रखते हैं, हमें पता होता है, आसानी होती है। या कोई भी अननोन बंदा घर में आता है, उसको पता होगा डेफिनेटली
जो खाने वाली चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, वो या तो किचन से मिलेंगी या और किचन के अंदर या फ्रिज से मिलेंगी। मगर आपने अगर ड्रम में रखी हुई है, रेंडमली फेंकी हुई है, तो किसी भी बंदे को ढूंढना, वो पूरे ड्रम में से वो ढूंढना आपको टाइम लग जाए, आधा घंटा लग जाए। सारी चीजें निकालेंगे, उसमें से देखेंगे अब खाने वाली कौन सी। तो इस तरीके से जो है लाइफ मुश्किल होती है अगर चीजों को आप क्लासिफाई ना करें। अच्छा, अब क्या है कि व्हाट आर समथिंग वी क्लासिफाई। हर चीज चाहे जिंदगी के अंदर है ना, वो आप क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट है या एक टीचर है, वो अपनी फाइलों को क्लासिफाई करते हैं। हम देखिए क्लासिफाई रखते हैं कि ये जो फाइल है या ये जो नोट्स हैं, इसकी अलग फाइल बनाते हैं अपने, चाहे वो फोल्डर के अंदर बनाए या फोल्डर बनाते हैं कि ये 5वें सेमेस्टर के नोट्स हैं, 5वें में भी ये 603 के नोट्स हैं, ये 605 के नोट, 505 के नोट्स हैं, तो हम अलग करते हैं। इसी तरीके से आप अपने घरों में फाइलों को सेपरेट रखते हैं कि ये जो है बिजनेस वाली फाइल है, ये घर वाले मामला की फाइल है, ठीक है। इस तरीके से आप खाने वाली चीज़ों को सेपरेट करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि फ्रूट मैंने कहाँ रखनी है, चीनी कहाँ पे रखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। इस तरीके से जो है साइंटिफिक नेम, पहले तो हमने उनको डेफिनेटली किसी क्लास के अंदर रखना है, और फिर क्लास के अंदर जो है कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हमने कोई नाम देना है, एक स्पेशल नेम देना है, और नेम ऐसा हो कि पूरी दुनिया में किसी का नाम। अदरवाइज कॉमन नेम की जब हम बात करें ना, तो कॉमन नेम बड़े सारे होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म के दुनिया के अंदर डिफरेंट कॉमन नेम होंगे, ठीक है। वो कॉमन नेम कैसे, जैसे ये एक इसमें एग्जांपल दिया, ये कुगर है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुगर है। अब इसको जो है इसके दुनिया के अंदर अगर नेम देखी जाए तो किसी पार्ट पे दुनिया में इसको माउंटेन लाइन कहते हैं, कहीं पे इसे कैटामाउंट कहते हैं, कहीं पे पूमा कहते हैं। अब हमें नहीं पता यार ये पूमा क्या है, कुगर क्या है, कैटामाउंट, हालांकि एक ही चीज के डिफरेंट नेम है। इसी तरीके से आपको कई सारे कॉमन नेम मिलेंगे। जैसे एक प्लांट है जो मैं लेता हूँ, हम कहते हैं रोज, गुलाब का पौधा ले लें। अब गुलाब को इंग्लिश में तो आपको पता है उसे रोज कहते हैं, ठीक है। अब जो है अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाए तो उसे गुलाब कहेंगे। अब शायद किसी और जगह पे आप जाएं जहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, वो ग्रीक में शायद उसको कोई और ही नाम। आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे लैटिन बोली जाती है, तो वहाँ पे कुछ और ही कहते होंगे, स्पेनिश में कुछ और रहते हैं। आपस में आपने कम्युनिकेट करना है दो बंदों ने, तो आप कैसे बताएंगे कि यार ये जो चीज है, एक चीज जिसका मैं नाम ले रहा हूँ गुलाब, में से फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका साइंटिफिक नेम नहीं आता। अब मैंने फ्रेंच बंदे को समझाना है जिसने फ्रेंच पढ़ी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, या एक बंदा है जिससे सिर्फ ग्रीक आती है, उसे इंग्लिश नहीं आती, उसको मैं कैसे समझाऊंगा कि गुलाब क्या चीज होती है। अगर उसको समझाना है तो कोई ऐसा नेम चाहिए जो यूनिवर्सली सेम हो, पूरी दुनिया के अंदर सेम हो, वो नाम जो है उसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम जो है पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। जैसे गुलाब का नेम क्या है, रोजा इंडिका। अब कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं लैटिन बोली जाती है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं स्पेनिश बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है, कहीं अरबी बोली जाती है। उसका वो जो साइंटिफिक नेम है रोजा इंडिका, वो रोजा इंडिका ही होगा, तो दुनिया में चेंज नहीं होगा। आपने नेट से ढूंढना है तो आप नेट के ऊपर लिखें तो आपको वो नाम मिल जाएगा, वो वाली चीज मिल जाएगी, वो पौधा मिल जाएगा, रोजा इंडिका कौन से। तो इसलिए जो है साइंटिफिक नेम से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, जबकि जो कॉमन नेम है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जिसका ये देखिए, इसका साइंटिफिक नेम है फिलिस कॉन्कोलर, ये एक ही नेम है पूरी दुनिया में, मगर ये इसके जो कॉमन नेम है ये सैकड़ों भी हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं, हर मुल्क में अपना अपना नाम होगा, ठीक है। जिस तरीके से आप आपके लोकल, आप पाकिस्तान के अंदर देखें लसूड़ा, लसूड़ा जो है, अब आपको मैं कहूँ कि ये लसूड़े का इंग्लिश में बताएं, पता ही नहीं आपको। आपने किसी बंदे को बताना है यार ये लसूड़ा होता है पाकिस्तान में, वो कहेगा लसूड़ा क्या बला होती है, कोई एनिमल होता है, कोई प्लांट होता है? नहीं, आप कहेंगे प्लांट है। अब आप कहेंगे कौन सा प्लांट होता है, उसे नहीं पता चलेगा अनटिल यू गिव देम अ साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम सिंपली कह लेंगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। अच्छा जी, जो साइंटिफिक नेम देने वाला काम किसने शुरू किया? ये एक स्वीडिश कह लेंगे बॉटनिस्ट था, कार्लस लिन्नेस।
ये कार्लस लीनियस की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये इसके मतलब वो सबक भी होता था, ये साइंस में भी इसका बार बार आपने मैट्रिक में एफएससी में पढ़ते हैं। इस बंदे ने एक सिस्टम इजाद किया जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल बाई मीन टू, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया है कि इसने हर स्पीशी को एक नाम दिया, यानी कि इसने उस वक्त जो अपने वक्त में जो जो स्पीशी आइडेंटिफाई की है, जो जो पौधे थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको एक नाम दिया। ठीक है, नाम दिया, और उसमें हर नाम के अंदर दो पार्ट थे, दो हिस्से थे। ठीक है, एक पहला नाम जो है वो जीनस का होता है, दूसरा नाम स्पीशी का होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसने नाम दिए, और इससे फेमस हुए, इसने बेशुमार कई हजार उस वक्त जो इसने अपनी लाइफ के अंदर पौधे देखे, उनको ऑब्जर्व किया, उनको स्पेशल नाम दिए, और वो नाम आज भी वही नाम चल रहे हैं। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम है, ये आज भी वही अडॉप्ट हो रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। इसके लिए इसने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की? इसने लैटिन लैंग्वेज सिलेक्ट की। कौन सी लैंग्वेज? लैटिन। लैटिन एक क्या लें, लैटिन लैंग्वेज क्यों सिलेक्ट की? कि लैटिन लैंग्वेज अब दुनिया में नहीं बोली जाती। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज इस वक्त दुनिया में नहीं बोली जाती। नहीं बोली जाने का मतलब क्या है? कि इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि जुबान चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जब जुबान चेंज नहीं हो गई तो उसके अंदर जो नाम आपने रखे हैं वो भी कभी चेंज नहीं होंगे। और ऐसे नाम नहीं है जैसे ये इंसानों का नाम, ये देखिए ना, होमोसेपियन। होमोसेपियन इंसानों की जो स्पीशी है उसको हम क्या कहते हैं? होमो। उसमें जो पहला नाम है वो जीनस का है। इस तरीके से ये देखिए, इसका नाम है जो डियर का, अर्सस आर्क्टोसिस, ये इसका नाम है। पहला नाम क्या है? जीनस का, और दूसरा नाम जो है वो आगे स्पीशी का। तो ये स्पीशी का जो है वो नाम देते हैं। ये इसको हम जब वर्ड वगैरह में या नेट के ऊपर लिख रहे होते हैं तो इसको इटैलिक करते हैं। इटैलिक ये पूरा नाम जो होता है उससे हमें पता चलता है, या इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने से भी पता चलता है, जब आप पेंसिल के साथ या कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर लिख रहे हो ना, फिर आप अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने से हर बंदे को जो भी साइंस पढ़ रहा है उसे पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, जब भी आप होमोसेपियन हाथ से लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे, या वर्ड में पावर पॉइंट में लिखें तो ये देखिए इसमें इसको सबको क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो ये अटैच कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरा नाम जो होता है, ये जो साइंटिफिक या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दूसरा नाम होता है स्पीशी का। और ये एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीशी हो सकती है, ये आपको पता है। ये चीज जो है, ये जो है, ये सेपियन, सेपियन हर एक स्पीशी के लिए डिफरेंट होता है। अब अगर ये अर्सस, इसके अंदर कई सारे स्पीशी हो सकते हैं, ये वाला वर्ड जो है सेम रहेगा, ये वाला चेंज हो सकता है। मतलब इसमें जो है अर्सस आगे कोई और नेम किसी दूसरे बियर का, जो पोलर बियर है उसका कोई और नाम होगा। ठीक है, वो जो ब्लैक बियर है उसका कोई और नाम होगा, तो वह वहां पे नाम चेंज हो जाएगा। मगर हर एक स्पीशी का पूरी दुनिया में एक ही नाम है। इंसान का जैसे नाम है ना, इंसान का दुनिया में कोई और नाम नहीं, होमोसेपियन। ठीक है, ये एक ही स्पीशी है इस जीनस के अंदर, और ये जो है इस तरीके से हम लेते हैं। सेकंड नाम किसका हो गया? फिर स्पीशी का। इन दोनों नामों को कलेक्टिवली, और बाद में ये जो नाम आता है, ये अक्सर जो है जो बंदे नाम रखते हैं ना, उसके नाम, उसका नाम जो है साथ आ जाता है। जैसे ये लीनियस ने बड़े सारे नाम दिए थे, तो आप नाम पढ़े, रोजा इंडिका, आगे लिखा होता है एल। एल का क्या मतलब है? सिंपल एल लिखा होता है अक्सर। ठीक है, बाद का पूरा लीनियस लिखा होता है, या जो उस बंदे ने नाम दिया है उसका नाम लिखा होता है, या सिंपल एल लिखो। एल का मतलब क्या है? लीनियस। ये जो कार्लस लीनियस है जिसने नाम वाला सिस्टम शुरू किया था। अच्छा, अब जो है लीनियस ने क्या किया था कि जो अपनी क्लासिफिकेशन जो है जो सिस्टम बनाया, ठीक है, उसके अंदर उसने 7 स्टेप रखे, यानी कि 7 लेवल रखे। यानी कि सबसे छोटा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा। हर बड़े लेवल के अंदर ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। तो ये इसने रखा जो सिस्टम जो है, ये सबसे पहले जो किंगडम है, किंगडम वाला रखा। जैसे ये देखिए, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबको एक डोमेन के अंदर, डोमेन अब इससे ऊपर वाला लेवल है। ये जो आजकल लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें डोमेन कहते हैं। डोमेन मीन कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे फिर क्या है कि डोमेन को हम 5 किंगडम के अंदर डिवाइड करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या आप एफएससी में पढ़ के आए हैं। किंगडम क्या है? कि
हर एक ऑर्गन, इसमें किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है, जिसमें एनिमल्स है, किंगडम प्लांटी है जिसमें प्लांट्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा है जिसमें बैक्टीरिया है, किंगडम फंजाई है जिसमें फंजाई जाते हैं, और किस किंगडम प्रोक्रियोट्स जिसमें ये बैक्टीरिया वगैरह ये सारे आते हैं, जो प्रोटिस्ट और ये सारा कुछ आते हैं। अच्छा, अब ये किंगडम है, 5 किंगडम। अब किंगडम के बाद क्या है, फाइलम। अगला लेवल क्या है उस क्लासिफिकेशन के अंदर, जो उससे कम लेवल है, ये है फाइलम। अब फाइलम, एक किंगडम के अंदर बेशुमार फाइलम होते हैं, ठीक है, जैसे किंगडम एनिमेली है, उसके अंदर कई सारे फाइलम है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट वाला है, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा, फाइलम जो है ये कई सारे जो है फाइलम है। अब उस फाइलम, अगर एक फाइलम को पकड़े उसके अंदर कई सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके अंदर जो है 8 क्लासेस है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर कितनी क्लासेस हैं, 8 क्लासेस है। उनमें से एक क्लास है क्लास इंसेक्टा, ठीक है। अब अगर एक क्लास को पकड़े, से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में आगे बेशुमार या कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि हम इंसेक्ट की बात में, क्लास इंसेक्टा, तो क्लास इंसेक्टा में इस वक्त 30 से 32 आर्डर है। कितने हैं, 30 से 32 आर्डर। अब उस 32 आर्डर को पकड़े तो उसमें आगे बेशुमार कई सारी फैमिलीज होंगी। से फॉर एग्जांपल मैं फैमिली लेता हूँ, कई सारे ऑर्डर हैं। जैसे ऑर्डर है, हम लेते हैं जो लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर किसका है, बटरफ्लाई एंड मॉथ का। उसमें आगे बेशुमार फैमिली है, नॉक्चोडी, लेपर्डी जो है, और जो है जो मेट्रिडी, ठीक है, इस तरह कई सारी फैमिलीज है। उनमें आगे फैमिलीज के अंदर आगे तक कई सारे जीनस होते हैं, ठीक है, और उस जीनस में आगे कई सारी स्पीशीज है, ठीक है। और इन दोनों नामों को मिला के, जीनस के नाम को और स्पीशीज के नाम को एक नाम देते हैं जिसको हम साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला जो सिस्टम कहते हैं। ये इसके अंदर 7 लेवल है, इसके अंदर ये इस तरतीब से ये साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं कि जो लीनियस क्लासिफिकेशन के अंदर जो किंगडम है, ये सबसे बड़ा लेवल है। इसके अंदर वो ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा जनरल है, चीजें ज्यादा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म, जबकि स्पीशी जो है ये स्मॉलेस्ट लेवल है। ये देखिए ना, ये स्पीशी जो है स्मॉलेस्ट लेवल है, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा क्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म है। जैसे होमो सेपियन इंसान है, ठीक है, तो इंसान जो सेपियन के अंदर जो है वो जो इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म सिर्फ वो है जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट लेवल है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देखें कि किंगडम, ये सबसे ऊपर वाला लेवल मोर जो है सबसे जनरल लेवल क्या होगा, ये यहाँ से ये 5 जो है हम इस हिसाब से ऊपर रखते हैं। ये देखें इसमें ज्यादा ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये क्या है, फाइलम, फाइलम के बाद आ गया किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, ठीक है, और फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। यानी कि इसमें क्या होता जा रहा है, मोर स्पेसिफिक, यहाँ पे ज्यादा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, और आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप किंगडम से नीचे की तरफ स्पीशीज की तरफ मूव करते जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होते जाएंगे, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाएंगे आस्ते आस्ते। तो देखें ना, एक पिरामिड बनाए हुए हैं कि ये एक लेवल, इसमें ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फिर ऊपर वाले एक लेवल पे जाते हैं, नीचे फाइलम में जाते हैं तो और ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं, फिर एक क्लास के अंदर आते हैं ऑर्गेनिज्म और कम हो जाते हैं, फिर उस क्लास से सिर्फ एक ऑर्डर में आते हैं तो और कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं। इस तरीके से हम मोर स्पेसिफिक होते जाते हैं, कैरेक्टराइज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। तो ये जो जितने कह लें कि जितने जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितना मोर टेक्सोनोमिक लेवल गुजरते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोर क्लोजली रिलेटेड होते जाएंगे। ये देखें, ये है दोनों ही लो हैं, मगर ये है कि अब ये ज्यादा आपस में क्लोज है, ठीक है। हालांकि बर्ड्स तो और भी हैं, मगर वो बर्ड्स एक पूरी क्लास है, ठीक है, मगर आते हैं आगे क्लास से आगे जितना मूव करते जाएंगे तो स्पीशी की तरफ ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटी आपको ज्यादा नजर आएगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में ज्यादा कॉमनली या क्लोजली रिलेटेड नजर आएंगे। अच्छा, अब देखें, ये देखेंगे, अब 3 स्पीशी लिखी हुई है, ये इसकी एग्जांपल समझाई हुई है कॉमन है ना। ये इसमें एक पोलर बेयर है, ये वाला, ये ग्रिजली बेयर है, ये और ये पैंडा है।
ठीक है। अब ये है कि ये देखें एक जीनस है, इसका जीनस पढ़ें और इसका जीनस पढ़ें, क्या है, सेम है। और इसमें ये देखें ये एक डिफरेंट जीनस है। तो चूंकि इनका जीनस सेम है, ये ज्यादा क्लोज करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो इसलिए आप इनकी देखिए शक्लें और करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट थोड़े क्लोज हैं। मगर जब आप स्पीशी में चलते जाएंगे तो इसका और नाम है, ये देखिए स्पीशी में इसका और नाम है और इसका और नाम है, मगर ये एक डिफरेंट जीनस है, ये इसके अंदर थोड़े ज्यादा जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरीके से ज्यादा आप ऊपर से नीचे की तरफ, किंगडम से स्पीशी की तरफ आते हैं तो आप ज्यादा स्पेसिफिक होते जाते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उनके अंदर ये कहेंगे जो सिमिलैरिटी है, मुशाबहत है, वो बढ़ती जाती है आपस में एक दूसरे से। ये देखेंगे एक एग्जांपल बताई हुई है, इस एग्जांपल से आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये देखेंगे ये एक किंगडम है, एनिमेलिया एनिमेलिया एनिमेलिया, तीनों की किंगडम क्या है, सेम। अब आप आ गए नीचे फाइलम के लेवल पे, ये फाइलम कोऑर्डिनेटा और ये भी फाइलम कोऑर्डिनेटा, और ये क्या हो गया आर्थ्रोपोडा, क्या लेंगे फाइलम ही अलग हो गया। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या है, सेम है। अब आप देखिए नीचे आ जाए क्लास के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये भी मैमल है और ये भी मैमल है, मगर ये आर्थ्रोपोडा ये डिफरेंट हो गया, ये ग्लास इंसेक्टा हो गया। इसके बाद ऑर्डर में आ जाए, ऑर्डर में ये देखिए ये वाली जो मैमल है ये क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर मीन जो कि गोश्त खाते हैं, और ये भी कार्निवोर है वुल्फ और कैट में। अब ये देखें सिमिलर क्लास, सिमिलर फाइलम, सिमिलर क्लास, सिमिलर ऑर्डर चलते आ रहे हैं, तो इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या चल रही है, ज्यादा होती जा रही है। मगर यहाँ पे आगे थोड़ा फर्क आना शुरू हो गया। फैमिली, ये देखें इसके अंदर फैमिली फिलिडी है, इसके अंदर सिनेडी है और इसके अंदर मेसेडी, ठीक है। अब ये तीनों डिफरेंट फैमिलीज है। और इसके बाद जीनस आ जाए, इसके अंदर जीनस जीनस है, इसके अंदर कैनस जीनस और इसके अंदर मस्का। और इसके बाद स्पीशी और डोमेस्का, डोमेस्टिकस है, और ये सी लूकस जो है, कैनस लूकस है। अब आप इनके करेक्टरिस्टिक्स देखें तो आप मुझे बता दें कि इनमें से कौन से दो ऑर्गेनिज्म आपस में ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। कैट्स और वुल्फ क्लोजली रिलेटेड है, कैट और फ्लाई हैं, या वुल्फ और फ्लाई, कोई बताएगा? किसी को कोई नहीं समझ आई? सर कैट और वुल्फ सर। कैट और वुल्फ में क्यों कि ये देखें ऊपर से इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर से ये देखें किंगडम सेम, फाइलम सेम, क्लास सेम, ऑर्डर सेम, यहाँ तक सिमिलर है। और आगे इनके अंदर फर्क आएगा तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं आएगा शक्ल में, बहुत ज्यादा, मगर ये देखिए ये शुरू से एनिमेलिया से ही आगे ये फाइलम से ही डिफरेंट हो गया, तो इसकी शक्ल में और इनकी शक्ल में बड़ा फर्क होगा, ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। ये देखें इसके बाद आ जाएंगे थिंकिंग क्रिटिकली। What type of animal is Musca domestica? Musca domestica कौन सा एनिमल है, ये ऊपर बात आई है, ये क्या है, मस्का डोमेस्टिका, ये कौन सा है, ये कौन सा आपका है, ये इसके आगे जो है इसने एग्जांपल दी हुई है, ये कौन सा है, ये एक तो एनिमल है, और एनिमल में आगे कौन सा एनिमल है, इंसेक्ट्स, ये ऊपर जो बनाया है। फ्रॉम द टेबल विच टू एनिमल आर मोर क्लोजली, जैसे हमने अभी टेबल से हमें देख लिया कैट और वुल्फ में आपस में ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि उनके फैमिली सेम, ऊपर फैमिली से ऊपर चले जाए ऑर्डर सेम, ठीक है, फाइलम सेम। इसके अलावा एट विच क्लासिफिकेशन लेवल डज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैट्स एंड वुल्फ डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस लेवल पे जाके ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं वुल्फ और कैट, तो ये आप देखिए यहाँ पे फैमिली के लेवल पे जाते हैं, फैमिली से ऊपर जो है इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम है। अच्छा आगे आ जाए, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो है मैंने ये कहा कि जितनी बायोलॉजिस्ट हैं ये ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, और वो कैटेगरी क्या होती है, वो डिफरेंट एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट को शो करता है। एवोल्यूशनरी डिसेंट क्या है, उनका जो इंसेस्टर सेम है, अगर एक इंसेस्टर से एक चीज बनी है तो उसके जन के डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स अपने डिसेंट मीन अपने इंसेस्टर जैसे, अपने अबाव अजदाद जैसे। अगर वो किसी दूसरे इंसेस्टर से बनी है, जैसे जैसे देखे ना कि वो डार्विन कहता था कि इंसान और
ये इंसान से ऊपर जाए तो पहले मंकी होते थे, मंकी से पहले वो और इस तरह की चीजें होती थी, मगर उनका एंसेस्टर सेम बताती है। जब एंसेस्टर सेम है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो गए, ठीक है, उसका ऊपर से जो अबाव अजदाद जो डिसेंट है वही डिफरेंट है या फाइलोजनी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपस में सिमिलरिटी नहीं होगी, वो एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब जो है फाइलोजनी क्या है, फाइलोजनी से वर्ड आता है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि फाइलोजनी क्या है। तो फाइलोजनी को सबसे पहले डिफाइन करना था कि फाइलोजनी होता क्या है। इसी के अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। फाइलोजनी द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की के दरमियान जो एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम क्या कहते हैं, फाइलोजनी। फाइलोजनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको यहाँ पे तस्वीर से समझाते हैं। और ये यहाँ पे इसके अलावा जो है ये देखें, और क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन, ये दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये फाइलोजनी जो है हम कहते हैं उनके दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोजनी। अब क्या है यहाँ पे आगे क्लासिफिकेशन यूजिंग क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या है, ये ऐसी डायग्राम है जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो डायग्राम शो करे उसको हम क्या कहते हैं, क्लैडोग्राम। और इसके अलावा एक और टर्म आप पढ़ेंगे, ये अभी मैं आपको डेफिनेशन सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे चलकर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फाइलोजेनेटिक ट्री ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लैडोग्राम, यानी कि क्लैडोग्राम की ही एक ट्री है, एक टाइप्स है जो फाइलोजेनेटिक ट्री है। अब चल के ये आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये देखें कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इवॉल्व हुआ, यहाँ तक चलता है उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स से। यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे उनके अंदर कुछ ऐसी एवोल्यूशनरी चेंजेस आई कि ये ऑर्गेनिज्म और तरह के बन गए और इसमें कुछ चेंज आई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुआ, उससे नई स्पीशी बन गई। ठीक है, वो आगे चल के इससे आगे स्पीशी ए और बी, यानी कि उससे मजीद आगे यहाँ पे आगे डाइवर्जेंस आई, आपस में डिफरेंस आया और तरह की स्पीशी बन गई। ठीक है, मगर अब ये तरह के जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से अलहदा हुए थे, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हो गए, इसके और हो गए, ये आगे चला, यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुआ और वो आगे चलता रहा, फिर उससे आगे स्पीशीज सी और डी बन गई। इसके अलावा अगेन आगे फिर एक जगह चेंज आई, स्पीशीज ई बन गई, फिर इस तरीके से चेंजेस आई, स्पीशीज एफ बन गई। ये सारा क्या है, एक फाइलोजेनेटिक या क्लैडोग्राम है। ये क्लैडोग्राम आपको रियल फॉर्म में दिखाएंगे कैसे, ये देखेंगे। हम कहते हैं कि जब शुरू में ऑर्गेनिज्म बने, एवोल्यूशन हुई, एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल से एक टिश्यू बना, टिश्यू से फिर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म बने जो कह लेंगे यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर से फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म बने जिनके अंदर अभी जबड़े भी नहीं थे वो, और अल्टीमेटली ये कुछ डिफरेंशिएशन आई तो ये पानी में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म बन गए जिनके अंदर दांत वगैरह नहीं थे। अब क्या हुआ कि आस्ते आस्ते थोड़ा फिर कुछ 100 साल टाइम गुजरा, फिर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जबड़े बनना शुरू हो गए, जाज बनना शुरू हो गए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो गया और उस कैरेक्टरिस्टिक्स से फिर क्या हुई, आगे उन्हें फिश इवॉल्व, यानी कि उनकी फिश बनना शुरू हो गई, यानी कि इनके अंदर अब जबड़े भी बनना शुरू हो गए। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म है फिश निस्बत थोड़ा सा फिश में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर कुछ 100 साल गुजरे, फिर क्या हुआ कि इनके अंदर लंग्स भी बनना शुरू हो गए। फिश में तो लंग्स नहीं होते, वो पानी में नहीं रह सकती है। अब कुछ 100 साल गुजरे, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी चेंजेस आई, ऐसी एवोल्यूशन हुई कि उनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए, फेफड़े बनना शुरू हो गए, जिससे क्या हो गया कि अल्टीमेटली वो आस्ता आस्ता कुछ स्पीशीज जो है वो फ्रॉग बन गई। ठीक है, फिर इन फ्रॉग्स के अंदर आगे कुछ 100 साल गुजरे, फिर इनके अंदर क्लॉज और नेल बनना शुरू हो गए कुछ स्पीशीज के अंदर, यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, खुश्की में रहने की वजह से इनके पैरों में, इनके जो पाँव थे या हाथ थे, इनमें नेल बनना शुरू हो गए और उसमें से कुछ स्पीशीज क्या बनती है, लिजर्ड। फिर उसके बाद इन लिजर्ड खुश्की में रहते हुए, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हुए
कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर फीडर, ये जो फार होती है, ठीक है, ये डेवलप होना शुरू हो गए, उससे क्या बन गया, बर्ड बन गया, ठीक है। कुछ स्पीशीज, सारी नहीं, इसके बाद जो है इनके अंदर थोड़ी सी और कम्प्लेक्सिटी आई, थोड़ा सा और हुआ तो इनके अंदर फर, ये बाल वगैरह बनना शुरू हो गए, तो फिर ये क्या बने, ये जो रैट्स, ठीक है। और उसके अंदर जो मजीद चेंजेस आई, फिर क्या कहते हैं, चिंपैंजी बने, फिर इनके अंदर और क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आई, कुछ और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए, तो हम कहते हैं कि मैमल बनते हैं। तो ये इस तरीके से जो है, अगर आप जूलॉजी पढ़े ना, जूलॉजी की पूरी स्टडी करें, तो जूलॉजी यही है, इस तरीके से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आगे उनके अंदर एवोल्यूशन होती गई, उनके अंदर चेंजेस होती गई। चेंजेस क्यों होती हैं, जब एक और सेम ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना शुरू करते हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन आना शुरू हो जाती है। सेम जैसे इंसान है, आप हैं, दो भाई हैं, एक भाई है जाके वेस्ट इंडीज में रहना शुरू हो जाए और एक जो है यूरोप में रहना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कुछ 100 साल बाद जो भाई जो है वेस्ट इंडीज में रहता है, वो उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो आप देखेंगे काले काले पैदा होना शुरू हो जाए, और जो यूरोप में रहते हैं वो देखेंगे जी कि वो कुछ अरसे बाद उनके अंदर चेंजेस आएंगी, वो गोरे चिट्टे 2-3 नस्लों के बाद वो सारे गोरे चिट्टे होंगे। क्यों कि दोनों का क्लाइमेट डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो एनवायरनमेंट एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना शुरू हो जाए तो उनके अंदर कई सारी एवोल्यूशनरी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उन चेंजेस को जो डायग्राम शो करे उसको हम क्या कहते हैं, क्लेडोग्राम। ये क्लेडोग्राम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखें कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिस्ट किए हुए इनके सामने नीचे लिखे होते हैं, ये सामने दिखाए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स। डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन ऑर्गेनिज्म ने हासिल की, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो के ऊपर लिखे होते हैं, मतलब ये हैगफिश से देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैगफिश में नहीं है, ठीक है। हैगफिश के अंदर जॉज, जबड़े नहीं है, मगर जिसके नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये देखिए फिश से नीचे लिखा हुआ है जॉज वाला कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। सेम तरह ये लंग है, ये फ्रॉग से नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉग के अंदर लंग होते हैं मगर फिश के अंदर लंग्स नहीं होते, तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो किया हुआ है। इसके बाद ये देखें कि विन डायग्राम, ये एक विन डायग्राम आप चल के पढ़ेंगे। ये विन डायग्राम क्या होता है, ये विन डायग्राम है जो क्लासिफिकेशन जो स्कीम को शो करती है, ठीक है। जो बड़ी कैटेगरी, ब्रॉडर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी होगी, उसको हम इस तरीके से ये बड़ी शेप में शो करते हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नैरो डाउन होते जाएंगे, सिमिलर होते जाएंगे, उनको हम जो है फिर सिमिलर में या छोटे से छोटे डब्बे में बनाते जाएंगे। जैसे ये देखें कि ये एक कैटेगरी है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है कि ये देखें यहाँ पे इनका लिखा हुआ है, ये देखें एनिमल क्या है, एक जनरल ग्रुप है, तो ये सारे को हमने क्या कर दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है। अब इसमें ये देखिए इंसेक्ट एक डिफरेंट ग्रुप है, ये डी इंसेक्ट के एनिमल के अंडर एक ग्रुप है, यानी कि जो फाइलम एनिमेलिया है ना, उसके अंडर एक ग्रुप है, उसको हमने क्या लिख दिया, डी।